अमेरिकन जो फौज है इसको क्या मुश्किलात दरपेश हैं? एक तरफ वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ धौंस और चर्च की बात भी ये करते हैं। सदर ट्रंप जो हैं वो धमकी देते हैं कि मैं इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा। पहले जो वादा था कि जी 6% के ऊपर रहेंगे यूरेनियम, अब कहते हैं 0% भी होगा। वो हम्म। कभी इतने खौफ और हरास में वहाँ की पब्लिक पहले नहीं थी, वो अपने आप को सेफ और इनविंसिबल समझते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है मिसाइल और रॉकेट्स और जो ड्रोन्स हैं उन्होंने ठीक ठीक निशानों पे किया भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। बड़ा एक अहम एक इवेंट है, एक बड़ा एक अहम मौका है इस वक्त। और पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम हो गया है ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के हवाले से। और पाकिस्तान इसमें सालसी की कोशिश कर रहा है जो दुनिया के अमन के लिए, वो जो सिर्फ पाकिस्तान के अमन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के अमन और दुनिया की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। लेकिन जो इसमें डेडलॉक्स हैं, जो इसमें रुकावटें हैं, वो क्या हैं और किस तरह से दूर हो सकती हैं और कब तक इनके रेजोल्यूशन की उम्मीद की जा सकती है, इस हवाले से हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब को। दिफाई तज्जिया निगार हैं, एक थिंक टैंक की सरबराही भी करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। आपका भी शुक्रिया। ये बताइएगा सर कि जो इस वक्त करंटली एक मामला चल रहा है, एक तरफ सदर ट्रंप जो हैं वो धमकी देते हैं कि मैं इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा, और अगले दिन बड़े आराम से मान भी जाते हैं और फिर यूनिलैटरली जंग बंदी में तोसी कर देते हैं। ये क्या अमेरिका के बिहाफ पे आप एक उनकी एक कमजोरी समझते हैं? इस जंग से निकलना चाहता है अमेरिका? प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग से ऑफ रैंप चाहते हैं? पहला भी जो सीज फायर हुआ 2 हफ्ते का, हम्म। पाकिस्तान ने कलीदी रोल ये प्ले किया और उस वक्त बिल्कुल ऐसा था कि शायद हम तीसरी जंग की तरफ जा रहे हैं। बूट्स जी। ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजी होने वाली है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की ये बात हो रही थी। लेकिन वो 2 हफ्तों के बाद जो जब यहाँ पर सारा सज भी गया स्टेज, और ये ख्याल ये था दुनिया को कि ये एक हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, लेकिन स्पॉयलर्स ने काम किया, उनकी नियति नहीं थी। और जीडी वांस जो है वो अचानक वहाँ से अब्रप्टली ये चला गया, और वो उनके यही 2 नुकात थे, उसके ऊपर वजह से वो रुक गई। और फिर दोबारा जो है ये हरमूज की जो ये बात कर रहे थे कि जी इसको जो हम्म। है अब जो है कि बंद नहीं कर सकते, उन्होंने खोल दी। तो उन्होंने खोल दी तो उन्होंने नेवल ब्लॉकेट लगा दी। ये अब मेजर एक स्टिकिंग पॉइंट बन गया हुआ है। और बैटल ऑफ माइंड भी है, एक दूसरे को डरा धमका भी रहे हैं, और मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दी हुई है, और हटधर्मी हो रही है। पाकिस्तान ने दोबारा एक स्टेज सजा दिया था, और ज़्यादा उम्मीद थी कि वो फिर दोबारा ये आ जाएंगे। ट्रंप के आने की भी उम्मीद थी, लास्ट मिनट पे उन्होंने किया। लेकिन सीज फायर फिलहाल एक्सटेंड तो हो गई है, लेकिन वो एक बड़ी फ्रीजाइल किस्म की जो है ये सीज फायर है। उस हम्म। तहफ़्फ़ुज़ात उसी तरीके से हैं, और वहाँ पर अभी वाटर वॉर जो है वो ये शुरू हो गई है कि चंद वाक़यात जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ ये हो चुके हैं। लेकिन जी। उसकी वजह से अब हुआ क्या है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो अब श्रिंक होनी हो गई है, सारी दुनिया उस पर अफेक्ट होनी शुरू हो गई है। गो कि अमेरिका कहता है कि वो इससे सर, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं है। पाकिस्तान ने जो ये वॉरिंग फैक्शंस हैं इनके मुज़ाकरात की मेज पे लाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। गो कि इस दफा बड़ी तवक्को थी, नहीं आए, दोनों फैक्शंस नहीं आए। पाकिस्तान दोबारा से भरपूर सिफारती इकदामात कर रहा है, सिफारती कोशिशें कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा इनको दोबारा से मेज पे लाने में? देखिए, पाकिस्तान ने अपने नंबर बनाने के लिए काम नहीं किया। जी। उन्होंने बड़ी नेकनियती के साथ, विद टोटल ऑनेस्टी ऑफ पर्पस के साथ ये बेड़ा ये उठाया। हम्म। और बहुत इतनी मेरा ख्याल है पेशरफ जितनी पाकिस्तान ने की है, दुनिया का कोई और अदारा देख लें, चाहे वो यूएन है, यूएनएससी है,
जो बिग पावर्स हैं, OIC है, यू नेम एनीथिंग, वो तो सारे फेल हो गए थे ना जी। तो जी जी। कामयाब कौन हुआ और ट्रस्ट उस पर कौन कर रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका। मैन लाइक ट्रम्प जो है वो सारी दुनिया को गालियां देता है, अपने मिलिट्री कमांड को भी ये देता है, अपने लोगों को भी ये देता है, लेकिन सिर्फ अगर वो गाली और गलत ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो इसराइल है या फिर पाकिस्तान में दो हैं शख्सियात, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दूसरे जो हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो ये एक बड़ी हमारी सफारती कामयाबी है। ये वैसे ही हमें खामखी जो है ये नहीं मिली, इसके पीछे ये 4 दिन की जंग है, फिर हमारी ये मिलिट्री और सिविल डिप्लोमेसी है, फिर हमारी ये नेकनियती है कि हमने अपना ना ये कि हम एशिया के हम नेट स्टेबलाइजर बन गए हैं, बल्कि अब मिडल ईस्ट के भी हम रिकग्नाइज नेट स्टेबलाइजर और प्रोवाइडर बन चुके हैं, और एक ब्रिज के तौर पे हम ये काम कर रहे हैं। और अभी भी जो है ट्रम्प जो है उसके कहने पर ही ये दोबारा ये सीज फायर जो है ना एक्सटेंड की हुई है, और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के कहने पे भी वो आएगा, क्योंकि अमेरिका को मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त जो है ना सीज फायर की। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, यूरोप छोड़ चुका है अमेरिका को, अमेरिकन पब्लिक जो है वो सड़कों पर है। लेकिन एक जो पावर है इज़राइल की, जिस तरह से इज़राइल बड़ी इंग्रेस है उसकी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, अमेरिकन मीडिया के अंदर, इज़राइल जो है वो ये चाहता है कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व रहे। वो अभी भी जो सीज़ फायर नहीं हुआ उसकी एक वजह इजराइल की का लेबनान पे अटैक था, लेबनान पे वो हमले कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इजराइल जो है वो अमेरिका को फोर्स कर सकता है मजीद इस जंग में इन्वॉल्व रखने के लिए? 100% कर सकता है, क्योंकि इसराइल ही तो विलन ऑफ द पीस है। हम्म। अगर मिडल ईस्ट को किसी ने खून में नहला दिया है, तो जी। वो तो इसराइल और ख़ासकर ये नेतन्याहू है जिस हम्म, जी जी। रही है, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो बयानात हैं, और जो उसने जेनोसाइडल वॉर ऑलरेडी गाज़ा में भी की है, वेस्ट बैंक में की है, और अब वो लेबनान में ये कर रहा है, और जी। यही चीज़ वो यहाँ भी ये चाहता है कि मैं ईरान में भी ये करूँ। तो वो तो उसके अज़ाइम तो हैं ही। जहाँ तक आपने बात करा कि जी अमेरिका या ट्रंप मानेगा या नहीं मानेगा, तो कौन सा ऐसा सदर है अमेरिका का या वहाँ का कांग्रेसमैन है, यहाँ का गवर्नर है, जो कि उनकी मुट्ठी में नहीं है। हमें हम्म। क्या ये मालूम नहीं है कि वहाँ की जो जूइश लॉबी है, इजरायली लॉबी है, उनका क्या जोर है, ज़ायनिस्ट क्या क्या ताकत है। वही तो इनकी सारी फॉरेन पॉलिसी को वही डिक्टेट करते हैं, वही ये जी। बताते हैं। ये सारे जो पहले प्रेसिडेंट जो थे वो किसी तरीके से बचते बचाते रहे, लेकिन हम्म। अगर आप ये ट्रम्प की हिस्ट्री देखें, तो पहली टर्म में जो सबसे ज़्यादा जो इसने कंसेशंस और मराहत इसराइल को दी, वो ट्रम्प ने दी थी। और वो हम्म। शुरू होती हैं उसमें गोलान हाइट्स, उसको जो है ना लीगलाइज ये करा दिया, उसका फॉरवर्ड सेटलमेंट्स को उसने ये करा दिया, कैपिटल को उधर जेरूसलम में वो शिफ्ट ये कर दिया, वगैरह वगैरह। और उसके बाद अब्राहम लिंकन में अब्राहम अकॉर्ड जो है वो उसने ये साइन कराई, वो सारे अपने फर्स्ट टर्म में किए थे। और हम्म। अब ये दूसरे टर्म में जो है उसकी न्यूक्लियर मिसाइल वो ये ख़त्म करना चाहता है, ताकि ये भी इसको भी नकारा करे। तो इसके पीछे हाथ जो है वो इसराइल का है। अब सबसे जो एक थोड़ी सी जिसे ढारस इंसान को मिलती है कि इसराइल के अंदर से जो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, इस हम्म। तरीके से इसराइल को आज तक मार नहीं पड़ी। वो हम्म। कभी इतने खौफ और हरास में वहाँ की पब्लिक पहले नहीं थी, वो अपने आप को सेफ और इनविंसिबल समझते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है मिसाइल और रॉकेट्स और जो ड्रोन्स हैं उन्होंने ठीक ठीक निशानों पे किया भी है, और हम्म। उनको बंकर बेस कर दिया है। वो तो एक साइकोलॉजिकल बीमारी में है, या वो जो हम्म। छोड़ के जा रहे हैं, या वो बंकर में रह रहे हैं। प्रोटेस्ट वहाँ शुरू हो चुकी हैं, और जो मॉडरेट यूथ हैं वो तो इनके सख्त खिलाफ हैं। जी वहाँ जी। पर सख्त ये डिवीजन आ गई है। मोस्टेड हम्म। मैन जो है वो नेतन्याहू है। तो हम्म। ये चीज़ें जो है, जो वर्ल्ड प्रेशर है, जिस तरीके से अब यूरोप जो है ये बात कर रहा है, या के बाद दीगरे जो है ना स्पेन ने और इटली वगैरह ने शुरुआत की कि जी हम वहाँ उनको जो है अपना एयर स्पेस नहीं देंगे कि आप असला उनको भेजें। ये हम्म। चीज़ें हैं जो कि उसको प्रेशर डालती हैं, और शायद वो होश के नाखुन ले।
जी। जी। सर, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि कम होता है, इसलिए वन लास्ट क्वेश्चन। आप क्या ये समझते हैं कि ये जो पीस प्रोसेस पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है, इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? जंग बंदी कब तक मुकम्मल जंग बंदी जो है वो कब तक हो सकती है? देखें, जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, वो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा दलदल में फंसा हुआ है। अभी तक वहाँ उसने हम्म। उसको ख़त्म नहीं करा सका। अच्छा सर, और एडिशनली ये भी बताइएगा कि रशिया और चाइना को जो प्रेशर है, वो कितना इस मामले के अंदर वर्केबल है? जी, ठीक है। तो हम्म। और दूसरा ये है कि गाज़ा का मसला हल तो अभी तक नहीं हुआ। वो भी हम्म। उसी तरह, वो पीस बोर्ड जो है वो भी खटाई में ये पड़ा हुआ है, उसका कोई सदबाब ये नहीं लग रहा, क्योंकि कहाँ है फ़लस्तीनियन स्टेट और ये वगैरह दिस एंड दैट जो उनको हकूक़ मिले थे, और जो नक्शा जो दिया गया था कि उसके लिहाज से उनको बनेगा कि वेस्ट बैंक, गाज़ा और ईस्ट जेरूसलम उनका कैपिटल है। तो उसकी बातचीत तो कोई नहीं हो रही, ना ही हुआ जी। पीस फोर्स अभी तक वहाँ ये गई है। तो मसला तो है, अब ये तीसरी जंग है। तो वो तो कह रहा था कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट है, कि मैंने पहले दिन आऊँगा, जिस तरीके से हमला करूँगा, उनके जो है जो सुप्रीम लीडर है उनको मार दूंगा, आज इसी के कमांडर को ही मार दूंगा, ऊपर से है। हम्म। तो बस उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी टूट जाएगी। पहले ही जी। मैंने वहाँ अनरेस्ट की कोशिश की हुई है, तो लोग निकल आएंगे बाहर। और हम्म। वो इकोनॉमिकली वो बिल्कुल ये डाउन, मैंने मेल्ट डाउन उनको कर दिया हुआ है, रियाल की कीमत बहुत हो गई है। लेकिन वो जो है हरमूज उनके लिए सोने की चिड़िया बन गई। और हम्म। जो ये कह रहे थे कि जी उनकी जो फायरिंग पावर है वो हमने सब डिस्ट्रॉय कर दी, वो नहीं हुई। वो आज भी उनके पास वो चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हैं, वो सेफ एंड साउंड है, वहाँ तक इनके बंकर बस्टर दोबारा नहीं पहुँच चुके। और फिर आपने ये बात की कि जी ये जहाँ तक चाइना और रशिया का ताल्लुक है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो बेखबर है इस चीज़ों से? वो भी हम्म। इस दुनिया में रह रहा है, उनके भी कुछ यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट है और हम्म। लिंक्ड है इंटरेस्ट। तो वो तो ये चाहेगा कि ये उसका ग्रेवयार्ड बने, ईरान जो है। जी जैसे जी। कि वो यूक्रेन को जो है ना ग्रेवयार्ड बना रहे थे रशिया का, तो अब वो हम्म। यहाँ बना रहे हैं। पहले अफगानिस्तान में ये किस्सा हुआ था। जी। तो वो खामोशी से तो अपना ये काम डेफिनेटली ये कर रहे हैं। और हम्म। जो ईरान है, अगर उसमें कोई थोड़ी तकवीत और ढारस है, तो ये एक इनविजिबल हैंड डेफिनेटली ये होंगे इसमें। और इसको आप बिल्कुल खारिज इम्कान जो है नहीं ये कह सकते। वो इसमें इन्वॉल्व है, अपना ये रोल ये प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीस को भी वो बैकअप कर रहे हैं। इस पीस प्रोसेस को 5 पॉइंट का जो था प्रोग्राम, जोदार साहब वहाँ ये गए थे, जी। वहाँ जो है वो अभी तक है। तो वो उसको पीछे बैक दे रहे हैं। रशिया भी उसको ये बैक कर रहा है। तो हम्म। जब बड़ी ताकतें भी बैकअप में आ गई, यूरोप जो है वो भी ये चाहता है, मिडल ईस्ट भी यही चाहता है। तो उस लिहाज से प्रेशर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। वो ट्रंप जो कि इस वक्त ऑलरेडी जो है वो उसको कह रहे हैं कि जी इसको अनफिट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यूक्लियर बटन जो है इसके हाथ में नहीं होना चाहिए। तो वो तो उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो वो कितनी देर तक ये प्रेशर सस्टेन कर सकेगा? आज नहीं तो कल उसने ये माननी है। और फिर उसी तरह की ये बात करनी है कि मैं जंग जीत चुका हूँ और अब मैं ये जा रहा हूँ, तो कहने दो उसको, ठीक है जी। लेकिन ये बैठक ज़रूर होगी और ये मंतकी अंजाम तक ये बात होगी और पीस डील ये होगी। इरिस्पेक्टिव के जो स्पॉइलर हैं वो अपना रोल जो है ये प्ले करते रहें। उसके लिए भी फिर ये है कि हमारे सारे मुस्लिम वर्ल्ड जो है उन्होंने अपना जो है आइंदा के लिए एक मुस्बत किस्म का लाए अमल ढूंढना है। तो अब हम्म। उनको ऑल्टरनेटिव चाहिए। वो ऑल्टरनेटिव सबसे बेहतरीन जो है, जो हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरब के साथ, वही एक्सपेंड करके और एक इस्लामिक नेटो या जो भी आप उसको शक्ल दें, वो ये बन के एक ऑल्टरनेटिव ये बन के सामने आएगा। यही हमारी एक ताकत होगी। जब हमारी एक मुत्तहद हम होंगे, ताकत हम ये बनेंगे, फिर किसी की मजाल नहीं है कि आपकी जो है ना इस किस्म की जो है ना जंग आपके ऊपर मुसलत कर सकें।
बहुत शुक्रिया सर जी। आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब की गुफ्तगू समाप्त की। उन्होंने कहा कि ये पीस डील जो है ये हर सूरत में होनी है, क्योंकि अमेरिका की के लिए ये एक तरह से मजबूरी बन चुकी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, और इसराइल जो है वो एज अ स्पॉइलर काम करेगा, इस पीस डील को खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको इसके अंदर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।